नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। यूँ तो महाराष्ट्र, झारखंड में और बाकी जगहों पर उपचुनाव हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नाम जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। जैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके आसपास की बात है कि आपने फिर से देखा कि लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया और जिस तरह से लगातार उनका गैंग ऑपरेट कर रहा है, वो कई तरह के संगीन सवाल खड़े करता है। और अभी ताज़ा मामला है पप्पू यादव से जुड़ा हुआ। पप्पू यादव को बाकायदा तौर पर पहले एक पोस्ट करके उनको धमकी दी गई और कहा कि इस पूरे मामले से वो अलग रहें, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करते रहें, वरना उनका आरआईपी कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर फ़ोन आता है और फ़ोन को उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो तमाम जगहों पर अवेलेबल है, जिसको आप सुन सकते हैं, जिसमें सीधे तौर पर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पहले पोस्ट कर और फिर उसके बाद उनसे फ़ोन पर बात करके। ये भी बाकायदा तौर पर उस फ़ोन कॉल में आप सुन सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जैमर लगाकर, जिसका खर्चा 1 मिनट के लिए 1 लाख रुपए का आता है, वो जैमर लगाकर बात करने के लिए फ़ोन किया पप्पू यादव को, लेकिन पप्पू यादव ने नहीं उठाया। और ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, ये बाकायदा तौर पर रिकॉर्डेड है। तू तड़ाक में ये बात की जा रही है पप्पू यादव से। पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है जान से मारने की। सवाल ये पैदा हो रहा है कि पहले जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि धमकियों भरे फ़ोन सलमान खान से लेकर तमाम लोगों को जिस तरह से मिल रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात की जेल में बंद है, आखिर उसके गैंग के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? उसे कहाँ से ये संरक्षण मिल रहा है? कौन है जो पीछे से ये खेल कर रहा है? आखिर जेल में बंद एक शख्स, एक गैंगस्टर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। बाबा सिद्दीकी की जान जाने के बाद ये सवाल और ज़्यादा संगीन हो गए हैं, क्योंकि पहले जब धमकियाँ मिलती थी, उसकी चर्चा होती थी, उस पर बात की जाती थी, उसे सीरियसली लिया जाता था। लेकिन ये मामला इतना संगीन हो जाएगा कि एक हाई प्रोफाइल नेता, एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन जिनके ताल्लुक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और बॉलीवुड से हैं, उनकी पल भर में यूं ताबड़तोड़ गोलीबारी करके जान ले ली जाएगी। अब पप्पू यादव को जब जान से मारने की धमकी मिली है, तो इसको भी बहुत संगीन तरीके से लिया जा रहा है, बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। पप्पू यादव ने बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय को अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की बात उन्होंने कही है। पप्पू यादव आखिर इस पूरे मामले में ज़्यादा इस रूप में नहीं लेता हूँ कि जब मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कराऊंगा। उखरी में मुड़ी दूंगा तो समाज से कितना डरूं? आप हमें बताओ। घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा। तो ये स्वाभाविक है, बचपन से मैंने झेले हैं। मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जाए। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूँ। गाना नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा। ज़्यादा इस रूप में नहीं लेता हूँ कि जब मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कराऊंगा। उखरी में मुड़ी दूंगा तो समाज से कितना डरूं? आप हमें बताओ। घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा। तो ये स्वाभाविक है, बचपन से मैंने झेले हैं। मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जाए। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूँ। गाना नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो विचार
तो अभी आप पप्पू यादव को सुन रहे थे और इससे पहले पप्पू यादव ने जब बाबा सिद्दीकी को की जान ले ली गई थी उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था, ये देश है या हिजड़ों की फौज है, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूल दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया और अब उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे दो टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद पप्पू यादव बाकायदा तौर पर मुंबई गए थे। मुंबई जाने के बाद उन्होंने जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं उनसे मुलाकात भी की थी और एक तरह से सुर्खियों में पप्पू यादव आ गए थे। लोगों का ये भी कहना था कि देखिए एक दिलेर नेता है, कम से कम कोई तो है जो सवाल उठा रहा है इन तमाम पर, बाकी सब तो खामोश है। लेकिन अब पप्पू यादव ही इस घेरे में आ गए हैं। अब बात सलमान खान या फिर बाबा सिद्दीकी की नहीं बल्कि पप्पू यादव की हो रही है और पप्पू यादव का एक वीडियो जिसमें वो लठ चलाते हुए नजर आ रहे हैं वो भी काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि पप्पू यादव खुद एक दबंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो किसी से डरते नहीं है और उन्होंने इस तरह का जब ये ट्वीट किया तब भी उसको इसी तरह से देखा गया। लेकिन जो उनका ऑडियो वायरल है और जिस ऑडियो में जब वो बात कर रहे हैं तो जिस तरह से बात कर रहे हैं, अब आप ये देखिए कि जो ट्रोल आर्मी है, जो लॉरेंस बिश्नोई को भी एक हीरो की तरह पेश करती है, वो पप्पू यादव का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक गैंगस्टर भी आप ये देखिए कि क्योंकि वो सलमान खान को धमकी देता है, वो बाबा सिद्दीकी की जान ले लेता है, तो इसमें एक आप ये देखिए कि एक हिंदू मुस्लिम का एंगल भी आपके सामने आ जाता है। तो इसीलिए जो ट्रोल आर्मी है, जो आपको पता है कि किस पार्टी के किसके समर्थक हैं, वो किस तरह से इस सबको भी जायज ठहराते हुए इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक गंभीर और संगीन सवाल है। सवाल ये है कि आखिर ये शख्स कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे बड़ी बड़ी शख्सियतों को, पॉलिटिशियंस को, उद्योगपतियों को, करनी सेना से लेकर तमाम जो नाम मैंने अभी आपको बताए, जिनकी जान गई और जिनकी जिम्मेदारी इस गैंग ने ली, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पप्पू यादव की जान को भी खतरा है और क्या इलेक्शन के दौरान इलेक्शन से जोड़कर भी क्या इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ जाने माने पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संदीप यादव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लगातार आप उनको तमाम चैनल्स पर देखते रहे हैं। मेरे साथ आज वो पहली बार जुड़े हैं। डॉक्टर संदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत अगर ओमकारेश्वर जी आपसे मैं करना चाहूं, पप्पू यादव को मिली धमकी, उसके बाद उनका गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखना, चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कहना, वो धमकी भरा जो हमने पोस्ट देखी वो, और उसके बाद फोन आना और उस फोन पे ये भी कहना कि देखिए जैमर लगाकर 1 मिनट में 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, जैमर लगाकर तुझसे बात करने के लिए फोन किया था लेकिन तूने फोन नहीं उठाया। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो मैं बस रिपीट कर रही हूँ। ये सब कुछ हो रहा है गुजरात की साबरमती की जेल में, वो गैंगस्टर बंद है जहां से वो पूरा ऑपरेशन चला रहा है। सब कुछ बिल्कुल खुला हुआ है। इसको क्या इलेक्शन से जोड़कर भी आप किसी तरीके से देखते हैं और इस पूरे खेल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है पर्दे के पीछे कोई और है और खेल कुछ बड़ा खेल है? सबसे चिंताजनक बात है कि इस तरह से अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई मुंबई में खुलेआम, और उसके बाद इस तरह की धमकी एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद को, जो 7 बार के सांसद रहे हैं, पप्पू यादव, उनको मिली है। लेकिन पप्पू यादव भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी अपराध की दुनिया से ही राजनीति में आए हैं। उन पे बहुत सारे चार्जेस रहे हैं। अजीत सरकार की हत्या का उनके ऊपर गंभीर चार्ज रहा है। हालांकि कई सारे मामलों में वो बरी भी हुए, कुछ मामलों में वो कन्विक्टेड भी हुए। तो अब जब सिद्दीकी की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी की मुंबई में, जिस तरह से, उसके बाद देश में एक खामोशी थी। होना ये चाहिए था कि जो रूलिंग क्लास है उसको कुछ न कुछ ठोस उस पे कदम उठाना चाहिए था। बड़े रूटीन तरीके से उसको लिया गया कि हाँ भाई जांच हो रही है, फला पकड़े गए हैं, पकड़े जा रहे हैं। जो असली व्यक्ति है उसके खिलाफ तो कोई जांच या कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अगर लॉरेंस बिश्नोई इस हत्या का
अपने ऊपर वो ले रहा है, जिम्मेवारी लेता है, अगर लेता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लॉरेंस बिश्नोई वैसे भी साबरमती जेल में है और आज से नहीं 2014 से जेल में है। 10 साल हो गए उसको जेल में। एक यंग व्यक्ति 93 में जिसका जन्म हुआ, जो बालकरण बरार के रूप में जन्म लेता है और बाद में उसने अपना नामकरण लॉरेंस बिश्नोई रख लिया। वो लॉरेंस सनावर में जो स्कूल है, लॉरेंस स्कूल के फाउंडर के नाम पे उसने लॉरेंस अपना नाम रखा और बिश्नोई उसमें। लोग कहते हैं, विकिपीडिया भी कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 शूटर्स हैं। ये 700 शूटर्स कहाँ हैं? किसने इसको वेरीफाई है? क्या सरकार ने उसको वेरीफाई किया है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको वेरीफाई किया है? लेकिन ये तो तय है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या के योजना बनाने में भी आता है और बाबा सिद्दीकी वाले मामले में भी आया। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके ही लोग पप्पू यादव को धमकी दे रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो पप्पू यादव से ही है कि वो कहते हैं कि मैं 7 बार का सांसद हूं। एक 7 बार के सांसद होने वाले व्यक्ति, वरिष्ठ नेता को क्या इस तरह अचानक अपने आपराधिक पृष्ठभूमि से निकल के किसी को धमकी देना चाहिए कि मैं 24 घंटे में उड़ा दूंगा? आप कौन हो भाई? आपको सरकार से मांग उठानी चाहिए थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई, इसकी जांच हो, इस पर कार्रवाई हो। एक नेता के रूप में जो संवैधानिक कानूनी तौर तरीका है वही आपको अपनाना चाहिए। तो आपने न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी, बल्कि मुंबई आप पहुंच गए कि हम सलमान खान से मिल लें। सलमान खान ने आपसे मिलने से मना कर दिया, शूटिंग में व्यस्त थे। तो फिर आप बाबा सिद्दीकी के बेटे से मिले और चले आए। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं तो और क्या है? क्या मुंबई में लोग कम हैं जो उनसे मिलके और उनसे उनसे सहानुभूति दिखाएं या कुछ और करें? तो आपको ऐसे मसलों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब जब 2 अपराधी टकराते हैं तो या तो आपको अपनी ताकत इतनी है तो फिर आप उनसे टकराएं, और नहीं है तो कानून के रास्ते पर जाएं। ये दोनों गलत है, लेकिन सरकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चिंता का विषय है। देश चिंतित है कि ये हो क्या रहा है। किसी को गोली मार दिया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है और सरकार चुप बैठी है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिश्नोई का नाम तो कनाडा के मामले में भी आया है, वहां के उस पे भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप कितने, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई खुद अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को डिनाई करते हैं, ऐसा माना जा रहा है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति किसी भी आरोप को स्वीकार थोड़ी करेगा, लेकिन ये भी सच है कि वो जेल में है तो जरूर कुछ चार्जेस हैं, तभी उनको जेल में रखा गया है। तो ये बड़ा बहुत डिफिकल्ट सा एक इशू देश के सामने खड़ा हो रहा है, जिसको देश जो है बड़े दूसरे रूप में देख रहा है। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस समय तो ये माना जा रहा था कि कहीं इसको हिंदू मुसलमान करने के लिए तो नहीं माना किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए इसको जानबूझ के ऐसा टारगेट किया गया है। असली मकसद क्या है ये तो जांच से ही पता चलेगा ना। ये तो लोग कयास लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और पॉलिटिकली कयास लगाया जा सकता है, लेकिन देश इस मसले को लेके चिंतित है। और मान लीजिए कि कल को वास्तव में पप्पू यादव को मार दिया जाए तो एक पक्ष ये कहेगा कि ये कौन से पाप के धुले हुए हैं और इन्होंने भी तो बहुत सी इनके ऊपर चार्जेस हैं हत्याओं के और तमाम चीजों के। दूसरा पक्ष ये कहेगा कि देश ने एक 7 बार के सांसद रहे व्यक्ति को भी देश बचा नहीं पाया, कानून बचा नहीं पाया। तो सरकार के लिए, कानून के लिए ये एक चिंता का विषय होना चाहिए और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर वो जेड सिक्योरिटी मांग रहे हैं या जो भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं, मुझे लगता है सिक्योरिटी देनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाना चाहिए कि इस तरह कोई सरेआम किसी को धमकी देगा, उसके ऑडियो वीडियोस सर्कुलेट होंगे तो माहौल क्या बन रहा है देश में, ये चिंता की बात है। इस कानून और व्यवस्था की स्थिति को इतना तो नियंत्रित रखा ही जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है कि मामूली सा किसी ने कुछ कह दिया, किसी के ऊपर थोड़े से चार्जेस हैं तो आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। ये बुलडोजर आपको बाकी बड़े बड़े मामलों में नजर नहीं आते। तो ये तो देखना चाहिए ना, ये कानून के जो शासक जिनके हाथ में कानून है वो कैसे पालन करें, इसका कैसे लोगों से पालन कराएं। इस तरह के अराजकता को बढ़ने नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है।
जी, बिल्कुल। और ये भी सवाल उठता है कि अमित शाह क्या इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में। लेकिन देखिए कि उन्हीं के शासन में क्या कुछ हो रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है। डॉक्टर संदीप यादव, इससे पहले भी करनी सेना से लेकर मूसावाला और उसके बाद बाबा सिद्दीकी, अब पप्पू यादव, सलमान खान, ये फ़हरिस्त तो लंबी होती जा रही है। कुछ लोग अपनी जान गँवा चुके हैं, कुछ की फ़हरिस्त बन चुकी है और पप्पू यादव जो कि एक सांसद हैं, माना कि उन्होंने वो एक पॉलिटिकल स्टैंड लेकर या जो भी कह सकते हैं, इसी तरह के वो नेता माने जाते हैं, उन्होंने वो ट्वीट किया। तो क्या ये ट्वीट ये आधार बन सकता है कि किसी को जान से मारने की धमकी दी जाए, देख लेने की धमकी दी जाए, ये कहा जाए कि आरआईपी हो जाएगा, ये कहा जाए कि जेल में बैठकर जैमर लगाकर फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठाया और तुम अपने काम से काम रखो। इसी तरह की तमाम बातें कही गई हैं और बाबा सिद्दीकी को भी लगातार धमकियाँ मिल ही रही थी और फिर हमने रिज़ल्ट देखा कि क्या हुआ। तो इस सबको तो बहुत गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है और सवाल ये भी कि आखिर देश में हो क्या रहा है? हाँ, बिल्कुल। उस हिसाब से जो आपका सवाल है उसका एक लाइन में मैं जवाब देता हूँ कि इस आधार पर पप्पू यादव को के खिलाफ जो ये माहौल बनाया जा रहा है, मतलब जो धमकी मिली है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पप्पू यादव राजनीति में अगर इस हिसाब से हम देखें, अगर पप्पू यादव की मेरिट को हम जज करें, तो उस हिसाब से 250 लोग जो एमएलए और एमपी हैं, उसमें 154 बीजेपी के हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं, रेप के और तमाम तरह के आपराधिक मामले हैं। ये एमपी और एमएलए हैं, माने 250 में 154 केवल बीजेपी के हैं। कम से कम रेप और छिनैती के आरोप पप्पू यादव पे नहीं है। वो जैसे भी राजनीतिज्ञ होंगे, मैं उनका प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन एक बात यह है कि अगर वो किसी मामले में कुछ कहते हैं तो उनको कम से कम वो सांसद हैं, कोई ऑर्डिनरी नागरिक नहीं है। 144 करोड़ का आबादी वाला ये देश है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे मजाक बन चुका है। बुसरा जी, आप इस बात को समझिए कि भारत में 20 लाख पुलिस सुरक्षा बल है, पुलिस के फोर्स के लोग हैं, पुलिस में जितने भी उससे जुड़े हुए जितने भी चीजें, मिलिट्री को छोड़ के, और 1 लाख की आबादी पर 153 करीब करीब 152.8 पुलिस पर्सनल माने अपॉइंटेड है। हालांकि जो यूनाइटेड नेशन है वो कहता है कि 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। उस हिसाब से क्या ये 20 लाख लोग एक छोटे से लड़के को जो 93 में पैदा हुआ और अभी पिछले 10 सालों से तो वो जेल में है 21 साल की उम्र से, क्या वो इतना बड़ा हो चुका है कि सबको धमकी देगा? क्या बाबा सिद्दीक क्या कोई क्रिमिनल थे? बाबा सिद्दीकी के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको जान लेना चाहिए कि वो विलासराव देशमुख की सरकार में फूड मिनिस्टर थे। वो एक बेहतरीन इंसान थे, रियल एस्टेट का काम करते थे, बिजनेसमैन थे। उनको मार देगा वो कोई भी ऐसे? मैंने ये कोई मजाक है? ये देश में लॉ एंड ऑर्डर है या कुछ भी है? और लोग कह रहे हैं कि इसको पढ़ा जाना चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान, ये महाराष्ट्र चुनाव, पूरा महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है। ये हिंदू मुसलमान नैरेटिव को खड़ा करने के लिए किया गया है। इसको एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है। टाइमिंग क्या है? महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं, 12 अक्टूबर को मार दिया जाता है। ऐसे ही थोड़े मार दिया जाता है। मतलब इस हिसाब से मैंने कहा ना आपसे कि फिर अगर अगर पप्पू यादव को मैं छोड़ता हूं, उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के एक से एक नेता हैं। उस देश में क्या कर रहे हैं? कपिल शर्मा का नाम लीजिए, जो पहले आम आदमी पार्टी में था, अभी वो बीजेपी में है। क्या किया उसने? दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें इसका क्या रोल था? इसके बारे में कोई बताए? और अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को डांट डांट गोली मारो, डांट डांट डांट, ये कौन सी मेरिट का मामला है? ये क्या कर रहे हैं? कौन सी राजनीति है ये? मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति के लोग यही काम कर रहे हैं ज्यादातर। लेकिन मसला यह है कि सबसे बड़ी बात जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेलियर है, और फेलियर नहीं है। मैं तो सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूं कि वो जो साबरमती जेल है, उसके जो जेलर हैं, उन पे क्या कार्रवाई हुई है? वो माने वो गुजरात के होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जो जेल के बड़े अधिकारी होंगे, जो भी होंगे, डायरेक्टर होंगे, डीजी होंगे, डीजीपी जो है गुजरात के, वो क्या कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही है? जो वहां के जेलर हैं, दिलीप सिंह क्षत्रिय नाम है उनका, क्या उन पे कार्रवाई हुई है? कोई भी अपराधी जिसके ऊपर 50 एक्सटॉर्शन के, हत्या के, मर्डर के माने केसेस हैं, वो जिसको मन करे उसको फोन कर दे रहा है। मजाक बन चुकी है लॉ एंड ऑर्डर देश की। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? क्या पढ़ा जाए इसको? आप नहीं समझ रहे हैं इसको बुसरा जी? ये वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जा चुका है। इस बात को सीधे सीधे ये बता रहा है कि जैमर में छोड़िए 1 लाख का, 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है एक मिनट के लिए।
वो उसका पॉलिटिकल उपयोग किया जा रहा है। हर वो आदमी जो सामने आएगा उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा, ये मैसेज है। अभी केवल आप ध्यान रखिए, आज ही की खबर है 2-3 घंटे पहले की, जिशान सिद्दीकी, जो उनके बेटे हैं बाबा सिद्दीकी के, उनको भी मारने की धमकी मिली है अभी। और वो जो राम कथा कहता है लड़का 10 साल का, अरोड़ा, उसको भी धमकी मिली है, उसकी मां ने दावा किया है। ऐसी धमकियां मिल रही हैं। कौन दे रहा है, किस आधार पर दे रहा है? ये जो मीडिया के चैनल्स हैं जो कह रहे हैं कि लारेंस बिश्नोई पूरा शाकाहारी है, दूध पीता है, फल खाता है, ये करता है, वो करता है, जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय का की कहानी गढ़ी जा रही है, इससे जो तथाकथित जो सवर्ण हिंदू जो पूरे हिंदुत्व के नैरेटिव को इस देश में चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, उससे उसको एक आइकन के रूप में गढ़ा जा रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक है। मैं पूछता हूं, मैंने मैं ही नहीं पूरा देश पूछ रहा है, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, जो तार्किक लोग हैं, कि क्या जेल में कोई रूल नहीं है? कोई जेल का मैनुअल होता है, सिक्योरिटी उसकी ऑडिट होती है। मैंने जेल में सिक्योरिटी लैप्सेस ना हो उसके लिए हर महीने मीटिंग होती है, ऑडिट होती है। कैसे वो जेल से कैसे वो बात कर ले रहा है और उसको मीडिया में हाईलाइट के कोई एक बेसिक सवाल नहीं पूछ रहा है। जेल मैनुअल कहां पे है? कैसे चीजें चल रही हैं? किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? वो जेल से क्यों बात कर रहा है? ऐसे आपको मालूम है महाराष्ट्र सरकार ने 8 बार उसको बुलाया था, उससे उससे पूछताछ के लिए, जांच के लिए, उसको नहीं भेजा गया, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस। तो फिर वो जेल से बात कर रहा है, क्या उससे सिक्योरिटी रीजंस उसके माने उस प्रॉब्लम में नहीं आती हैं? ये आप जान के चलिए कि क्या माने ये सवाल बनता है, इसका जवाब कौन देगा कि क्या पॉलिटिकल यूज नहीं किया जा रहा लारेंस बिश्नोई का? हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक विचारधारा विशेष के खिलाफ खड़ा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। इसका इसके कई मायने हैं। लारेंस बिश्नोई मैंने उसने मार दिया सिद्धू मूसेवाला को। सिद्धू मूसेवाला कौन था? एक रैपर था, गीत गाने वाला था, गीत लिखता था। लोगों ने ये कहा कि उसने इनकी चुनौती को, इनकी बात को नहीं माना। भाई ये कौन होते कौन है? क्या इतना बड़ा हो चुके हैं ये इतने माने लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से देश के एक अपराधी, छोटा सा आतिक अहमद मार दिए जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है। क्षमा करिएगा, मुख्तार अंसारी, हालांकि उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उनके परिवार में उनका इतिहास जबरदस्त रहा है। उस परिवार का एक जबरदस्त योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। मुख्तार अहमद अंसारी उस परिवार के कांग्रेस के चेयरपर्सन रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इस भारतीय कांग्रेस पार्टी के बहुत शुरुआती दिनों में। मतलब मेरा कहने का मतलब कि ये जो किसी भी बुसरा जी, कोई भी जो समाज बहुत पीछे है, वही एक अपराधी को यूलोजाइज करता है, उसका महिमा मंडन करता है। देखिए, कोई भी अपराधी किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का, वो अपराधी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का अपराधी जो सड़क छाप हो, जो 50 तरह के मतलब कि एकदम क्लियर कट मामलों में इन्वॉल्व हो, जिसका अपराधी जीवन हो। उसका पिता एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल था फाजिल्का में, पंजाब में, और वहां से वो चंडीगढ़ पढ़ाई करने आया और वहां वो छात्र राजनीति में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद से उसका ये अपराध की दुनिया का करियर शुरू है। इसके गैंगवार में शामिल है। ये कहते हैं कि 700 शूटर हैं। वो 700 शूटर क्या ट्रेस नहीं कर पा रही है भारत की सरकार, भारत का लॉ एंड ऑर्डर, भारत की माने उस राज्य की पुलिस और भारत की पुलिस? फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर कहां पे है? क्या हो रहा है? ये वो सवाल है जिनके जवाब हमको जानने की जरूरत है। इतना सिंपल ढंग से इसको लेने की जरूरत नहीं। कौन है, कौन इसको? भारत का जो लॉ एंड ऑर्डर रहता है वो गृह मंत्री के नियंत्रण में है। गुजरात का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो गृह मंत्री के नियंत्रण में है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था चाहे जेल की हो, जेल में कोई लैप्स हो रही है तो वहां के गृह मंत्री की है, डीजीपी की है, उसके ऊपर भारत के गृह मंत्री की है। तो कौन देख रहा है इन सब सारी चीजों को? भारत सरकार के कौन वो लोग हैं जो उसको यूलोजाइज कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो 12 अक्टूबर को एकदम चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और वो एक ऐसा शहर रहा है जहां 92 और 93 में तमाम तरह के तमाम वजहों से दंगे हुए। आसानी से हिंदू और मुसलमान किया जा सकता है, क्योंकि एक पार्टी जो महाराष्ट्र चुनाव में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें एक करारी हार मिली है बीजेपी को और महायुति को। तो उनको एक राजनीतिक जमीन की तलाश थी, उसमें बलि का बकरा बने बाबा सिद्दीक। तो ऐसे लोग, भारत के नागरिक जो सीधे साधे लोग हैं, उसकी प्रोटेक्शन भारत कब करेगा, कैसे करेगा? हर नागरिक जो है अपने को देश बना दे, फिर अगर उसको अपने से ही प्रोटेक्शन करनी है तो फिर कहे कि हम देश हैं, या केवल यहाँ के केवल कुछ पॉकेट मैंने कुछ खास लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है यहाँ के देश के कानून व्यवस्था का, बाकी लोग केवल टैक्स देने के लिए हैं? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको मिलकर खोजने, जिसका जवाब दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सवाल बड़े ही साफ साफ राइटिंग ऑन द वॉल है।
बुशरा जी। जी, थैंक यू। एकदम आपने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और ये सवाल उठना बहुत लाज़मी भी है और ये सवाल उठाए जाने चाहिए। एक ऐसा शख्स जो कि एक पॉलिटिशियन था, एक ऐसा शख्स जो वेल कनेक्टेड था, एक ऐसा शख्स जो एक व्यापारी था, एक उद्योगपति था, और जो जिसका कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, ध्यान रखिएगा, जिसका जी, कोई आपराधिक जी, इतिहास नहीं बिल्कुल। था। जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, जो वेलफेयर के काम करते थे। हमने अक्सर देखा कोविड के दौरान उनके बेटे ने बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम किए, जिसमें सलमान खान भी उनके साथ में थे और फिर अचानक से ताबड़तोड़ गोलियाँ उनके ऊपर चलाई जाती हैं और उनकी जान ले ली जाती है। कुछ दिन तक ये मामला सुर्खियों में रहता है और पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद ये पूछा नहीं जाता कि आखिर इस पूरे मामले पर हो क्या रहा है? इसमें मैं पॉलिटिकल विल को लेकर भी सवाल उठाऊँगी कि आखिर वो पार्टियां जो लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही थी वो भी एक तरह से खामोश इस पर अभी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जीशान सिद्दीकी अकेले अपने फादर के लिए इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और अब नया टारगेट है पप्पू यादव। और पप्पू यादव को मिलने वाली धमकी, पहले चिट्ठी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट और फिर फोन, ये तमाम चीजें, ये पूरा का पूरा आप मामला देखिए बेहद संगीन है। और इस सबके दौरान ओमकारेश्वर जी, लॉरेंस बिश्नोई को एक हीरो की तरह भी पेश किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो आइडियोलॉजिकल वॉर में या उसमें इतने अंधे हो चुके हैं कि वो एक गैंगस्टर को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो फ्लोरेसेंट मीडिया है, सो कॉल्ड, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो तमाम मिर्च मसाला लगाकर वो क्या खाता है, पीता है, क्या बैकग्राउंड, ये ऐसे उसको पेश किया जा रहा है, न जाने वो कौन है। जब वो शूटर पकड़ा जाता है तो वो ऐसे पुलिस की मौजूदगी में इंटरव्यू दे रहा होता है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए मीडिया इकट्ठा हुआ है, वो इंटरव्यू दे रहा है। तो ये तमाम सवाल बहुत गंभीर सवाल हैं जो उठते हैं कानून व्यवस्था पर भी, जो पूरा का पूरा जिस तरह का 2014 से एक नया इंडिया बना है उसको लेकर भी। दरअसल ये जो ट्रेंड है जो अभी इन्होंने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि किस तरह से चुनाव के ऐन पहले एक ऐसे व्यक्ति को जो उद्योगपति था, जो पॉलिटिक्स में था और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और सरकारें चुप बैठी हुई हैं। क्या इसीलिए कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को भड़काना है और किसी पर्टिकुलर समुदाय का वोट हासिल करना है? क्या ये यही लक्ष्य है? आप लॉरेंस बिश्नोई को ही अगर पूछताछ के लिए कोई कोर्ट बुलाती है तो उसको क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश है जिसमें वो कहा गया है कि इनको कोई भी कारण हो जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। चाहे पूछताछ भी करनी हो तो वो टेलीफोनिक या उसके जो कहते हैं ना ऑन वीडियो, आप वीडियो से पूछताछ क्यों भाई क्यों नहीं ले जा सकते हैं? आप तमाम बड़े अपराधियों को एक जेल से दूसरे जेल ले जाते रहे हैं। पंजाब जेल से मुख्तार अंसारी को लाया गया ना उत्तर प्रदेश में, इसे तमाम ऐसे लोगों को लाया गया, तो किसी पर्टिकुलर की इतनी खास सुरक्षा क्यों और बाकियों के बारे में डिफरेंट राय क्यों? तो ये बड़ा अजीब सा मसला है कि हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से राजनीति और अपराधी एक तरह से मिलते जा रहे हैं और अपराधीकरण हम कह रहे थे राजनीति का और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दोनों चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, वो जीत के संसद में आ रहे हैं और फिर इस तरह की बातें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई कानून व्यवस्था का सवाल देश और दुनिया में जब लोग पूछेंगे तो आप उसका क्या जवाब देंगे कि क्या आपने देश में ऐसी ही व्यवस्था बना रखी है कि कोई जेल से बैठ के धमकी देगा, कोई किसी को शूट कर देगा, किसी को शूट करने की धमकी दी जाएगी? ये सरासर गलत है। और अगर किसी पर्टिकुलर समुदाय को ये लगता है कि उसको ये आइकॉन बने हैं तो कोई अपराधी किसी समुदाय का आइकॉन बन नहीं सकता है। ये दरअसल अपने आप को धोखे में रखना, अपने आप को छलावे में रखना होता है, क्योंकि अपराधी जब व्यक्ति होता है तो वो अपराधी हो जाता। अब वैसे तो पप्पू यादव मुसलमान नहीं है, हिंदू है, धमकी तो उनको भी मिल गई, तो ये हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे आप? कल को कोई सिद्धू मूसेवाला कौन था? तो जिस तरह से आप तरह तरह एक कलाकार को, एक क्रिएटिव व्यक्ति को, क्योंकि वो आपके सामने नहीं झुकता है, आपकी बात मानने से इनकार कर देता है, तो आप उसको शूट कर देंगे।
ये तो सरासर अपराध है ना, ये तो खुल्लम खुल्ला इसको किसी आप खांचे में नहीं रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग इसके पीछे भी हैं या जो लोग तटस्थ होके शांत होके देख रहे हैं ये तमाशा, ये उनके ऊपर उनके चेहरे पर भी ये दाग है और कल को ये दाग धोना मुश्किल हो जाएगा। ये सनातन ही नहीं, संघ और भाजपा दोनों के उस पे सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि इन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो आप सवाल भी नहीं उठा सकते कि हाँ मध्य प्रदेश में तो शरद पवार की सरकार है इसलिए आप आरोप लगा देंगे, वहां भी तो एकनाथ शिंदे के साथ आप ही पार्टी में है, बीजेपी ही पार्टी में है, और जहां जिस साबरमती जेल में बंद है वहां भी आपकी पार्टी है। तो ये जो पॉलिटिकली भी ये नुकसानदेह है, बीजेपी के लिए भी, संघ के लिए भी, और इसको सर्वोच्च स्तर पर देखा जाना चाहिए कि ये राजनीति का तरीका काउंटर जो है ना वो बूमरैंग करता है और उन्हीं के ऊपर आएगा। पप्पू यादव का जहां तक सवाल है, पप्पू यादव के ऊपर जितने भी आरोप लगे हों अधिकांश मामलों में तो वो उससे बरी हो चुके हैं, और हमने ये भी देखा है कि कोविड के समय में जिस तरह सारे लोग दुबक के सारे नेता सभी दलों के बैठे थे, पप्पू यादव एकमात्र ऐसा नेता था जो घूम घूम के और लोगों की मदद कर रहा था। अभी बिहार में बाढ़ आई तो 20-22 दिनों तक वो क्षेत्र में जाके और उसने तमाम लोगों की मदद की। नीतीश कुमार और तमाम लोग बैठे रह गए और उनकी पूरी सरकार बैठी रह गई और ये व्यक्ति खड़े होके और वहां लोगों की मदद करता रहा है। तो एक आपराधिक बैकग्राउंड, दूसरा सोशल, तीसरा पॉलिटिकल उसके बीच में, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं हो सकता है कि किसी को धमकी दे, किसी को गोली मारे और इस तरह से कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाए, क्योंकि ये धमकी पप्पू यादव को नहीं एक सांसद को होती है, और एक सांसद को जब होती है तो एक सरकार को होती है, एक सत्ता को होती है, और इस पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े होंगे। ये सवाल समझा जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। और पप्पू यादव क्या अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे? झारखंड में वो थे, मैंने देखा उनको, लगता नहीं है उनको देखकर, लेकिन कहीं न कहीं हमने देखा कि सलमान खान के ऊपर इसका असर ज़रूर हुआ। सवाल ये भी उठता है जब इस तरह की धमकियाँ किसी स्टार को मिलने लगें, तो उसके पूरे करियर पर इसका असर पड़ता है। जो उसके साथ ब्रांड्स एसोसिएटेड होती हैं, वो भी कहीं न कहीं पीछे हाथ खींचना चाहती हैं। जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर काम करना चाहते हैं, वो भी कहीं न कहीं सोच कर तमाम मामलों को देखते हैं। तो ये भी एक इसका असर है। सिर्फ इसलिए खुश हो लिया जाए क्योंकि बाबा बुशरा, सिद्दीकी मुसलमान थे, उनकी सलमान पर जी, जो आरोप है, सलमान पर जो जी, आरोप है काले हिरण को मारने का, यह प्रमाणित नहीं हुआ है। सलमान के ऊपर जी, आरोप है, सलमान खान ने स्वयं इसको डिनाई किया है और बार बार कई बार कहा भी है कि अगर इस घटना की, वैसे तो मैं इसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन इस घटना की वजह से किसी समुदाय विशेष की भावना आहत हुई है तो उसके लिए भी माफी भी मांगता हूं, यह भी कह चुका है वो व्यक्ति। लेकिन सवाल जी, सलमान खान का नहीं है। सलमान खान के बहाने आप मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को टेरराइज करना चाहते हैं और मुंबई में बादशाहत कायम करना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड पे है वो उस पे दबदबा किसका हो, सवाल इसका है, ये असली मकसद है। जी, बिल्कुल। और ये वो सरकार है डॉक्टर संदीप जो कहती है घर में घुस के मारेंगे। ये कहती है कि देखिए वहाँ पर कनाडा में हमने ये करके दिखा दिया और हम वहाँ वॉर रुकवा देते हैं पापा, और ये वो वाली सरकार है। अमित शाह को माना जाता है कि वो किस तरह के गृह मंत्री माने जाते हैं। वो कहते हैं घुसपैठियों को निस्त-नाबूद कर देंगे। इस तरह की तमाम वो एक पॉलिटिकल पोज़ीशनिंग करते हैं। ये उन्हीं का ही कार्यकाल है, उन्हीं की सरकार है, 10 साल से भी उन्हीं की है, तीसरा भी कार्यकाल उनको मिला है। ज़्यादातर राज्यों में भी उनकी सरकार है, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। उनके मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। क्या ये मामला महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू आप बनता हुआ इसको देख रहे हैं? क्या ये मौजूदा सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि जो आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है? और क्या आपको ये लगता है कि इस पूरे मामले को विपक्ष को भी मजबूती से उठाना चाहिए? कहीं न कहीं उनकी विल में भी थोड़ी कमी नज़र आती है। जी, बिल्कुल। ये जो मसला है ना लॉरेंस बिश्नोई का, इसने पूरा काम कर दिया है। देखिए, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं सलमान खान। भारत की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसको केवल भारत में नहीं देखा जाता है, पूरे साउथ एशिया में। मैं बताऊँ ईरान तक लोग देखते हैं, पाकिस्तान तक,
पूरे जो हिंदी, उर्दू और न समझने वाले कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ भी वो लोग पॉपुलर हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है उसमें, और उसका बहुत तगड़ा मैसेज गया। बाबा सिद्दीकी की का जो मर्डर हुआ है, उसकी वजह से स्वाभाविक है सभी डरे हुए हैं, और डर का ही व्यापार किया जा रहा है। यही वो मैसेज था वो जो देना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहीं से भी केवल लॉरेंस बिश्नोई के लिए संभव नहीं है। इस बात को समझिए। उनके जो मारने वाले लोग थे, वो कौन थे? उसमें से एक, आपने सही कहा अभी जो आप कह रही थी कि उसने बकायदे वो पहली बार भारत में हुआ है जो वो एक क्रिमिनल है, मर्डरर है, जिसके ऊपर चार्ज है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और ध्यान रखिए सलमान खान डरे हुए हैं। 2018 में उनको ब्लैक बक को मारने के आरोप में वो धमकी मिली थी। आज तक क्या हुआ है उसमें? कायदे से इस तरह की सेलिब्रिटी को तुरंत उसको धमकी देने वाले की गिरफ्तारी हो जाती दुनिया के दूसरे देश में। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अमेरिका में पतवंत सिंह पन्नू को, जो कि कनाडा और यूएस दोनों के नागरिक हैं, उनके ऊपर विकास यादव जो कि भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट भी हैं, और निखिल गुप्ता के ऊपर अमेरिका पीछे पड़ चुका है। खैर जो भी है वो कूटनीतिक मामला है, लेकिन अपने नागरिक की माने रक्षा करना, सुरक्षा करना एक स्टेट का कर्तव्य है। अब आपको मैं एक बात बताता चलूं कि आपने अभी जिक्र किया कि गोल्डी बरार एक शूटर है जो कनाडा में, जिसके ऊपर कनाडा में भी इस तरह के गैंगवार का आरोप लगा है। उसके ऊपर भारत ने, गोल्डी बरार इसी लॉरेंस बिश्नोई गुट के लिए काम करता था। अब मैं बताता चलूं आपको कि वो उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया भारत सरकार ने इंटरपोल के थ्रू। अब यही आप जान लीजिए कि इन लोगों ने इतना कैसे अपना नेटवर्क फैला लिया। मैं बार बार वही बेसिक सवाल वही है कि जेल से कैसे, मैं जेल में बंद हो जाऊं, आप जेल में बंद हो जाएंगे, आप फोन कर लेंगी? बहुत मुश्किल है। वो भी इतना हाई प्रोफाइल, माने जेल का प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, अरेंजमेंट होते हैं। सबसे बड़ी पहली सवाल तो यही होना चाहिए कि वो कैसे कर पा रहा है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो आपने सवाल पूछा कि महाराष्ट्र में इसका क्या, महाराष्ट्र में इसका पूरा असर पड़ा है। महाराष्ट्र मतलब कि मुंबई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक ऐसा शहर है जो अपने आप में मैंने भारत की एक तो आर्थिक राजधानी है, वो इकोनॉमिक कैपिटल है, पूरा सब कुछ कंट्रोल करता है। और इस तरह से एक टेरर फैलाया जा चुका है, मैसेज दिया जा चुका है कि देखिए आपको ईडी, सीबीआई और आईटी से अब हम नहीं, अगर विपक्ष मजबूत हो गया है राजनीतिक रूप से, तो हम कम से कम इस रूप से आपको, लॉरेंस हमारे पास है, समझ रही हैं? लॉरेंस बिश्नोई जी है जो आईटी से नहीं संभलेगा, उसको लॉरेंस से संभालेंगे। ठीक? तो ये जो भारतीय लोकतंत्र का लॉरेंस बिश्नोईकरण है, वो बहुत खतरनाक है। और रही बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि पप्पू यादव के जितने भी आरोप होंगे उससे कई गुना ज्यादा बड़े बड़े आरोपी बीजेपी में 154 लोगों की आप लिस्ट निकाले हैं, एमपी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, बात मामला ये है कि राजनीति में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। वो किस एरिया से आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन कुल मिला के ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के समाज के लिए और भारत के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। कैसे बना है, क्यों बन चुका है, और कैसे इसका चुनाव में उपयोग किया जा रहा है, क्यों मारा गया चुनाव में ठीक पहले मैंने बाबा सिद्दीक को, तो क्या अगर चुनाव में प्रयोग किया जा रहा है इस व्यक्ति का तो कौन कर, वो उनका क्या पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? क्या पर्दाफाश होने से पहले लॉरेंस बिश्नोई को मार दिया जाएगा? क्या उसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है? हमने गुजरात मॉडल में देखा है कि वहां कौसरबी, सोहराबुद्दीन, हरेन पांड्या, एक लंबी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे लोगों का उपयोग किया गया। प्रदीप शर्मा, संजीव भट्ट तो खैर जेल में, जिन्होंने विरोध किया वो दूसरे, बहुत सारे लोगों का यूज किया गया वहां पे, यूज करके और उनको फिर खत्म कर दिया गया। तो क्या इस तरह की चीजें हो रही हैं? ये सब वो सवाल हैं जो जनता को, जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि ये दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसके जो सामने दिख रहा है वो जवाब भी नहीं दिख रहा है। जी जी, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये फ़हरिस्त लंबी होती चली जा रही है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, किस तरह से वो ऑपरेट हो रहा है, ये जो धमकियाँ मिल रही हैं, ये किस तरह से ये तमाम चीज़ें ऑपरेट करती हैं और इसमें आखिर सरकार क्या कर रही है? क्या किसी की जान चले जाने के बाद, उसके बाद एक्शन में आके जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि ये लोग वो लोग हैं जो बात करते हैं राष्ट्रवाद की, ये वो लोग हैं जो बात करते हैं सुरक्षा और प्रशासन की। चीन ने कितनी जमीनें घेरी,
लद्दाख में क्या हुआ, इस पे बात नहीं करते हैं। आरएसएस जो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता है, उसका इतिहास ये है कि उपसला यूनिवर्सिटी है स्वीडन में, उड़ीसा के एक चिंतक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, राइटर हैं, उनका ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया है। वो वहां पढ़ाते हैं स्वीडन में। उन्होंने लेख लिखा गल्फ न्यूज के लिए, वो लेख मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा साफ साफ कि आरएसएस वो संस्था है जिसने भारत के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थी, भारत के उस आंदोलन का विरोध किया। वो उसने अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला जो आंदोलन था उसका विरोध किया। ये वही संस्था है जिसने 52 साल तक अपने संगठन के ऊपर भारत के तिरंगे झंडे को नहीं फहराया। ये वही संस्था है जिसने भारत के तिरंगे 3 रंग के झंडे को अपशगुन बोला। वो बोला कि ये केसरिया रंग का होना चाहिए। ये वही संस्था है जो भारत के संविधान पर सवाल उठाती थी। ये कहता था कि मनुस्मृति के हिसाब से होना चाहिए और उस पर सवाल उठाता था। एक लंबी फहरिस्त है। इनके वही लोग हैं, इनके चिंतक वही लोग हैं जो माफीनामा लिखते थे। ये अशोक स्वाई कह रहे हैं, जो उपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन में उनका लेख है, आप अभी गूगल करिए, द गल्फ पोस्ट पे तुरंत सामने आ जाएगा, पढ़िए उसको। मतलब ये वो लोग हैं, मैं उनको कोट करते हुए कह रहा हूँ पूरा एविडेंस के साथ। ये दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इनकी पूरी राजनीति जो है बांटो और राज, अंग्रेजों ने भी इन्हीं से सीखा था। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जब मुगल इस देश पे शासन कर रहे थे तो उनकी चाटुकारिता करते थे। अंग्रेज आए तो उनके पीछे हो लिए, जब वो चले गए तो यहाँ भी ये यहाँ के लोगों के भीतर उनको बांटना और उनके ऊपर राज करना। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम समानता की बात करें, क्या आपने आरएसएस को कभी देखा है कि वो अपनी श्रेष्ठता के खिलाफ बात करता है? कभी उसने छुआछूत के खिलाफ बात किया है? कभी उसने समानता के लिए बात किया है? कभी उसने गरीबों माने गरीबों की गरीबी से मुक्ति की बात की है? कभी बात करता है? वो बात करता है हिंदुत्व की, हिंदू सुप्रीमेसी की। और जो हिंदू अगर हिंदू श्रेष्ठता का भाव अपने अंदर ले लेगा, वो कभी ठीक से आदमी नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपनी श्रेष्ठता का बोध अपने अंदर पाल लेता है तो वो आदमी नहीं रह जाता है, फिर वो एक पाखंडी बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जब वो अगर एक पाखंडी है तो एक समाज को भी पाखंडी बनाएगा और उस तरह से पूरा देश पाखंडी होगा। तो इनकी विचारधारा ही जो गड़बड़ है, मुश्किल वाली है, उससे ये इंसान कैसे बनाएंगे, उससे ये देश कैसे बनाएंगे? ये बेसिक फॉल्ट है, इनकी प्रॉब्लम इनकी आइडियोलॉजी में ही फॉल्ट है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है और इसीलिए एक बार फिर से कटोगे बटोगे तो कटोगे वाला फिर उन्हीं नारों पर लौट कर आ गए हैं। वही तमाम सियासत की जा रही है, वही हिंदुत्व की सियासत है, वही हिंदुओं को एकजुट करने की बात है, वही तमाम चीज़ें, वही नैरेटिव जो है उसको फिर से रीइंसर्ट किया जा रहा है इस इलेक्शन में। और अभी जब चुनाव पूरा शबाब पर होगा, जब रैलियाँ शुरू होंगी, तो हम देखेंगे कि भाषा का स्तर किस तरह से नीचे और नीचे जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है। लेकिन ये तमाम मामले बहुत ज़्यादा संगीन हैं और इस पर देखना होगा कि आगे किसी तरह का क्या कोई एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, ओमकारेश्वर जी आपका भी, डॉक्टर संदीप आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।